तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग के एक और नई वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे हैं इस समय 12th के इकोनॉमिक्स के टर्म 2 के सैम्पल पेपर, जिसमें हम 4 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए प्लीज़। रिसेंट वीडियोस में आप जाके देखेंगे इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर अपलोडेड है, वहाँ से उन्हें कवर कर लीजिए। आज हम 5th सैम्पल पेपर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते अपनी वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइव K इज इक्वल्स टू MPS। हमें K इक्वल टू MPS का फॉर्मूला निकालना है। देखिए, बहुत इजी होता है। हम इसको लिखेंगे वी नो दैट K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। इफ इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम देन डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा S। मतलब I इन्वेस्टमेंट और S सेविंग की वैल्यू बराबर होती है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, और हमें पता है कि डेल्टा I इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा Y माइनस डेल्टा C के। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका दो। K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y माइनस डेल्टा C। पूरी इक्वेशन को डेल्टा Y से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y को हम कहते हैं MPC। तो हमारा फॉर्मूला आ गया K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPC। ये आ गया 1 माइनस MPC, सॉरी। और हमें पता है वी नो दैट कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। दो जिसम एक जान होते हैं। तो ऐसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? MPS के। तो K का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन MPS। और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बहुत इजी क्वेश्चन था, डेरिवेशन थी। बताया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है, Y की वैल्यू निकालनी है और MPC की वैल्यू निकालनी है। देखिए, मैं 100 रुपये 200 रुपये कमा रहा हूँ, 100 रुपये बचा लिए, नहीं ये खर्च कर रहा हूँ, सॉरी 100 कर रहा हूँ, सेविंग 100 की है, खर्च कर रहा हूँ 200, इनकम 300 की है। समझिएगा, मैं 300 रुपये कमा कर पूरे 300 रुपये खा ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि आपने 350 रुपये कमाए हैं, खा लिए हैं और 150 रुपये बचाए हैं। तो इनकम इक्वल टू C प्लस S हो जाएगा। C प्लस S करोगे तो इसकी वैल्यू 500 आ जाएगी, ऐसे यहाँ पर 700 आ जाएगी और ऐसे ही यहाँ पर 900 आ जाएगी। तो इनकम की वैल्यू हो गई। अब MPC की वैल्यू कैसे निकालते हैं? चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। पहले के लिए हमेशा डैश रहेगी क्योंकि ऊपर की हमें वैल्यूज़ नहीं पता। दूसरे के लिए इनकम का चेंज 200, कंजप्शन का चेंज 150। तो 150 अपॉन 200 लगाओगे, आंसर आएगा 0.75। और हर बार 150 आ रहा है, यहाँ पर हर बार 200 आ रहा है, तो आंसर 0.75 ही रहेगा इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बेसिक न्यूमेरिकल था, बेसिक फॉर्मूले के साथ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंशन द स्टेप्स टेकन इन डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व पे जाना है। तो देखिए कंजप्शन कर्व क्या होता है। अगर हम कंजप्शन कर्व की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा AY, ये हो गया कंजप्शन कर्व। ठीक है, और यहाँ से हमें सेविंग कर्व निकालना है। तो सेविंग कर्व हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेंशन करके एक पॉइंट नीचे लगा दें, यहाँ से एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे लगाएं और दोनों को मिला ले तो ये सेविंग कर्व हो जाएगा। स्टेप कैसे लिखोगे? पहला स्टेप, फर्स्ट वी मेजर द डिफरेंस बिटवीन O to A that will autonomous consumption and we will place a mark, put a mark on the negative side of Y axis on A dash, that will be autonomous saving या dissaving। ठीक है, नाउ वी मार्क अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट B, इसे BEP ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ इनकम एंड कंजप्शन इज इक्वल्स टू ईच अदर, हेंस एट दिस पॉइंट द सेविंग विल बी 0। सो वी प्लेस अ मार्क ऑन X एक्सिस एट पॉइंट, इसको नाम देते हैं मान के चलो X। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन फ्रॉम ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A डैश एंड X, दिस लाइन विल बी सेविंग कर्व। ठीक है, तो 3 स्टेप बने। हमने O से A तक का डिफरेंस नापा और नेगेटिव साइड पर पॉइंट लगा दिया तो OA डैश आ जाएगा।
दूसरा हमने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जिसने एक्स एक्सिस को एक्स पॉइंट पे काटा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा ए डैश और एक्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सेविंग कर्व हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, इस सैम्पल पेपर में 2 मार्क्स में दे रखा है। ये क्वेश्चन कम से कम आपसे 3 या 4 में पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है इसलिए क्वेश्चन की वैल्यू थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, GVAMP इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस IC, ये फॉर्मूला होता है। इसमें GVAMP नहीं दे रखा, NVFC दे रखा है। तो NVFC को हम कैसे GVAMP में बदलेंगे, NVAFC, नेट को ग्रॉस में बदलना है तो प्लस डैप, और FC को MP में बदलना है तो प्लस NIT इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस IC। ठीक है, आउटपुट OP लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। 100 डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है हमें 10, 110 नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स 20, सब्सिडी 5, तो 15 आ जाएगा। तो हमारी इस इधर की वैल्यू हो गई 125 इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस IC मतलब होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन 75, माइनस का 75 इधर जाएगा तो प्लस का 75, यानी आंसर आ गया 200। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रियल GDP इज 300 एंड नॉमिनल GDP इज 330 कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। बच्चों ये आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है बच्चों रियल GDP इज इक्वल्स टू नॉमिनल GDP अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। प्राइस इंडेक्स को इधर ले जाना और रियल GDP को नीचे ले आना, वैल्यू पुट करना और मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी वाला, टाइम मत लगाइएगा, वीडियो को रोकिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये एक टेबल दे रखी है, इसमें हमने देखा कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं इंडिया के, चाइना के, पाकिस्तान के, दिखा रखा है कितना कितना। फिर कह रहा है इस डाटा के बेसिस पर हमें दिखाना है कि जो फीमेल्स का साथ में सेक्स रेशियो है वो बायस्ड है तीनों कंट्री में, इसके रीज़न बताने हैं। यानी फीमेल पर आओ, नंबर ऑफ़ फीमेल्स कम है, इंडिया में 924 है 1000 मेल्स पर, चाइना में 949 है, पाकिस्तान में 943 है। तो इसके हमें रीज़न बताने हैं। तो देखिए तीनों कंट्री में रीज़न बताएं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, जैसे पॉपुलेशन तो कंट्रोल है लेकिन वहाँ पर आज भी लड़कों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बेबी बॉय चाइल्ड से हैं, यानी बच्चा पैदा हो तो लड़का हो, इसीलिए वहाँ पर जो वुमेंस के लिए सेक्स रेशियो वो अनफेवरेबल है। पाकिस्तान में अगर हम चले जाते हैं तो पाकिस्तान की कंडीशन भी बिल्कुल सेम ऐसी है, वहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा ज़रूर है लेकिन वहाँ पर भी पॉपुलेशन में बेबी चाइल्ड मतलब लड़को ज़्यादा चाहते हैं कि लड़का पैदा हो ज़्यादा, इस वजह से भी। और हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट काफ़ी लो है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का भी सेम ही रीज़न है, इंडिया में लो लिटरेसी और मोस्टली पॉपुलेशन रूरल है। इसके अलावा जो बेबी चाइल्ड हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं कि लोग चाहते हैं कि लड़का पैदा ज़्यादा हो, है ना। तो ये सब चीज़ की वजह से जो वुमेन है उनके लिए सेक्स रेशियो अनफेवरेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनोमेना रेफर्स टू रिडक्शन इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए कौन सा फिनोमेना है, तो बच्चों ओजोन डिप्लीशन कहते हैं उसे हम, कि ओजोन डिप्लीशन एक ऐसा फिनोमेना है जो बताता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है यानी टूट रही है। इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो इसके इफेक्ट ये पड़ेंगे कि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो UV रेज़ हैं वो सीधे अर्थ सरफेस पर गिरेंगी, जिससे दो चीज़ होंगी, प्लांट और एनिमल्स दोनों पर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ेंगे, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा इफेक्ट, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट है ब्रीफली स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के कोई 2 फंक्शन है, आप आराम से बता सकते हो। एक हमें रिसोर्स प्रोवाइड करती है, हमारी लाइफ को सस्टेन करती है, इन्वायरमेंट में ही तो जिंदा रह रहे हैं हम अपने, तो सस्टेन लाइफ। इसके अलावा हमारे वेस्ट को एसिमुलेट करने का काम करता है, जितना वेस्ट हम निकालते हैं उसे एसिमुलेट कर लेता है हमारा इन्वायरमेंट। तो इनमें से कोई भी 2 फंक्शंस को आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर बच्चों ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, ये सॉल्व आपने मुझे करके देना है। स्क्रीनशॉट ले लो, आप मुझे बताओगे ट्रू है या फॉल्स है।
विद रीज़न समझाओगे। ठीक है, कह रहा है ऑटोनॉमस कंजप्शन बढ़ता है इनकम के साथ। दूसरा है सेविंग नेगेटिव होती है लो लेवल ऑफ इनकम पर। फिर कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीसी की वैल्यू 1 के बराबर होती है। आपको ये तीनों ट्रू फॉल्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, मैं आपके रीज़न को पढ़कर आपको बताऊंगा आंसर करेक्ट है कि नहीं। चलिए जल्दी से बच्चों वीडियो को रोकिए, कमेंट बॉक्स में आइए, जल्दी से पहले इसके आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि शो हाउ द सम ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, कि किस तरीके से जो वैल्यू एडेड होती हैं वो फैक्टर इनकम्स के बराबर होती हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम ये कहेंगे कि वैल्यू एडेड का मतलब होता है रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें जितनी उसकी वैल्यू एड की जाती है इसे वैल्यू एड कहते हैं। और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी में उन सब वैल्यू एडेड को जोड़ लो तो वो कहलाएगा सम ऑफ वैल्यू एडेड। फैक्टर इनकम्स, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसके फिनिश गुड को बेचने के बाद जो कुछ भी पैसा आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन फैक्टर सर्विसेज के लिए जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया गया था। तो अगर मान के चलो कोई भी चीज़ हमने 500 रुपये की प्रोड्यूस करी है तो 500 में 200 रुपये तो रॉ मटेरियल के चले गए, 300 रुपये की वैल्यू एड हुई, यानी 300 रुपये हमने कमाए। अब यही 300 रुपये को आपस में बांट दिया जाएगा, लैंड वाले को रेंट दे दिया जाएगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट, लेबर वाले को सैलरी एंड वेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तो जो 300 रुपये की वैल्यू ऐड की गई है वही 300 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो सम ऑफ फैक्टर इनकम्स होती हैं वो सम ऑफ वैल्यू ऐड के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल एक्सप्लेन द कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, की जो इंटरेस्ट है उसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कैसे जोड़ते हैं। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपने जब नेशनल इनकम का एस्टिमेशन में पढ़ा होगा इनकम मेथड तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस का एक पार्ट पढ़ा होगा इंटरेस्ट। देखिए बच्चों यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा कौन सा इंटरेस्ट नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है कौन सा नहीं जोड़ा जाता है, इसकी बात करते हैं। अगर कोई लोन जो किसी प्रोड्यूसर ने लिया प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो वो उस लोन के बदले में जो इंटरेस्ट पे करेगा वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा क्योंकि इस लोन का यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए किया गया है। लेकिन सपोज करो मैंने अपने घर के लिए अपने खुद के यूज़ के लिए कार खरीदी है और उसके लिए मैंने कोई लोन लिया तो उस लोन पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि उस लोन से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, वो कंजप्शन पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट में सिर्फ वही इंटरेस्ट ऐड होगा जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लोन यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें हमसे कह रखा है कि ये रहे मेल वर्कर्स फीमेल वर्कर्स, जो कि इसमें कैजुअल वाले दे रखे हैं, मेल वर्कर्स में सॉरी ये मेल के हैं फीमेल के, कैजुअल वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर दे रखे हैं। हमसे कह रहा है कि सूटेबल एग्जाम्पल की मदद से हमें समझाना है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड को क्यों रेगुलर वो देती हैं प्रेफरेंस देती हैं। देखो यहाँ पे वुमेन्स देखो 56% वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी छोटा मोटा काम खुद का कर रही है, नौकरी वोकरी नहीं कर रही है। तो देखिए इसका सूटेबल रीज़न देते हैं। सबसे पहला सूटेबल रीज़न तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो वुमेन का लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। इस वजह से वुमेन ज़्यादातर डोमेस्टिक कोर्स वगैरह में लगती हैं, घर को संभालती हैं और वो चाहती हैं कि घर को संभालने के बाद उनके पास जो लीजर टाइम बचता है उसमें वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करके कुछ पैसा कमा सकें। इसीलिए ज़्यादातर जो औरतें होती हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं, मतलब खुद से काम करती हैं। जैसे गांव में होंगी तो घर पे दूध धो रही होंगी भैंस वगैरह का, है ना, वहाँ से वो दूध बेचा जाएगा मार्केट में और उससे काम होगा। या शहर में है अगर हम देखें तो वहाँ घर में सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रही हैं या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रही हैं। घर में पार्लर है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्होंने खुद का काम कर रखा है। इससे उन्हें दो बेनिफिट हैं, एक लीजर एक्टिविटी को यूटिलाइज कर रही हैं, दूसरा अपने घर की देखरेख करते समय पे भी यानी घर के काम कर भी ले रही हैं, फैमिली को भी संभाल पा रही हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रही हैं। तो औरतों के लिए देखो बच्चों रेस्पेक्ट कितनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो चाहती हैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकें। आदमी ये सब नहीं कर सकते, आदमियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर को भी संभालना और काम को भी करना। सिर्फ औरतों के पास ही शक्ति है, क्षमता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस बेस्ड स्टडी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका केस बेस्ड स्टडी है। आपको पता है केस बेस्ड स्टडी का आंसर मैं खुद से करने को देता हूँ आप लोगों को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले अच्छे से पढ़िए इसको केस स्टडी को, उसके बाद इसके आंसर्स को देने का ट्राई कीजिएगा। आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं,
बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन है। पहला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव होती है, जिसका मतलब नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना केस स्टडी के भी आने के चांसेस हैं। दूसरा कह रहा है एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्या आप इस पर एग्री करते हो? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें एग्री और डिसएग्री दोनों किया जा सकता है। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है दोनों, आप पढ़ के एक बार रीड करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, LAQs की तरफ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है हमें इसमें GNPFC निकालना है, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। तो बच्चों, इनकम मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनकम मेथड से जो चीज़ सॉल्व की जाती है वो होती है NDPFC। NDPFC इज इक्वल्स टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब RIP, रेंट, रेस्ट इन पीस नहीं है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले COE की बात करते हैं। तो COE हमें डायरेक्ट दे रखी है 800 रुपये। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। ठीक है, और लास्ट MI की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो MI की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो अब हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे। COE 800 और 250, 1050, 1050 और 1200, 1200 और प्रॉफिट 400, तो 1600 रुपये हमारा NDPFC की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है GNPFC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे GNPFC की वैल्यू निकल पा रहा है, तो हमें NDPFC को बच्चों बदलना पड़ेगा GNPFC में। तो डेप्रीशिएशन को ऐड कर दो और नफीफा को ऐड कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। ये दो चीज़ ऐड करोगे आंसर हो जाएगा। तो वो दो चीज़ें ढूंढते हैं, 1600 में देखते हैं। सबसे पहले डेप्रीशिएशन ढूंढते हैं, डेप्रीशिएशन की वैल्यू 60 है तो 1660 हो गई। नफीफा की वैल्यू -10 है, तो आंसर आ गया 1650। 1650। अब यही कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो निकलता है GDPMP इक्वल टू होता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू ढूंढ लेते हैं। वैल्यू ढूंढेंगे तो सबसे पहले हमें प्राइवेट दे रखा है, तो गवर्नमेंट फाइनल भी दे रखा होगा 1500। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जगह पर नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो नेट दे रखा है तो इसमें हमें डेप्रीशिएशन भी जोड़ना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन ये रहा, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। नेट एक्सपोर्ट की ज़रूरत है तो नेट एक्सपोर्ट हमें ये दे रखा है। वैल्यू ऐड कर दीजिए, GDPMP आ जाएगा 1200, 1700, 1760 -20, 1740। ये तो हो गया बच्चों हमारा GDPMP। जबकि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया GNPFC निकालिए। तो बच्चों GDPMP को GNPFC में बदलेंगे तो दो चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। एक तो नफीफा प्लस करना पड़ेगा और NIT को माइनस करना पड़ेगा। कर लेते हैं, कितनी देर लगेगी। नफीफा 10 का माइनस कर लिया तो 1740 में 10 गए 1730। अब बचा हमारा दूसरा पार्ट, वो है हमारा माइनस करना पड़ेगा NIT 80 है। तो जब 1730 में से 80 माइनस करोगे तो 1650 आंसर आ जाएगा और दोनों मेथड से वैल्यू सेम निकल कर आएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कह रहा है नेशनल इनकम की वैल्यू हमें निकालनी है एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी समझाया, जिसमें आप GDPMP को तो निकाल लोगे, GDPMP को नेशनल इनकम यानी NNPFC में बदलना है। तो आप डेप्रीशिएशन को माइनस, नफिया को प्लस और NIT को माइनस कर दोगे, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट एनी 3 प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के 3 प्रिकॉशन बताने हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के 3 क्या प्रिकॉशन है। तो पहला प्रिकॉशन देखिए ज़रा ध्यान से, इंटरमीडिएट गुड पे खर्च किया गया पैसा नहीं जोड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ वो पैसा ऐड किया जाएगा जो कि फिनिश गुड पे खर्च हो रहा है, ठीक है, या कंजप्शन के लिए खर्च हो रहा है। फाइनल गुड्स पे जो पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ वो ऐड किया जाएगा। तीसरा, इम्प्यूटेड रेंट को जोड़ा जाएगा। चौथा, सेल्फ अकाउंट प्रोडक्शन को जोड़ा जाएगा। पांचवा,
सर्विसेज जो सेल्फ अकाउंट के लिए की गई हैं उन्हें नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे आप प्रिकॉशंस बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनमें से कोई 3 प्रिकॉशन आप इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ वर्च्यू, वाई हाई प्रोपेंसिटी टू सेव इज नॉट, डू यू एग्री और वाई नॉट, कि जितना हम ज़्यादा खर्च करते हैं वो उतना अच्छा है और जितना बचाते हैं उतना बुरा। बच्चों देखिए, हम इससे एग्री करते हैं सिर्फ मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर नहीं। मैक्रो लेवल पर जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, जिससे डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, देश की जीडीपी बढ़ती है। जबकि अगर हम सेव करने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा रखेंगे तो हम पैसा कम खर्च करेंगे, जिससे जो मनी फ्लो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट में पैसा तेज़ी से नहीं घूमेगा, डिमांड कम हो जाएगी, जिससे प्रोडक्शन नेगेटिवली अफेक्ट होगा, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, जिससे देश की जीडीपी भी कम होगी, देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हो गया क्वेश्चन। कह रहा है ग्लोबल पेंडेमिक 2019 में कोविड-19 में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ा है ना, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लग गए, जिससे डिमांड फेल हो गई। इसी बात को हमें समझाना है आउटपुट के, इनकम और जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पर, कि इसने आउटपुट, इनकम और जनरल प्राइस लेवल पर क्या असर डाला। देखिए, कोविड समय पे जब डिमांड फेल हो जाएगी, जिस समय पे लोगों के पास काम नहीं होगा, लोग गरीब हो जाएंगे, पैसा इकोनॉमी में आएगा नहीं, डिमांड होगी नहीं, तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो आउटपुट कम हो जाएगा। जब मार्केट में आउटपुट कम होगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो हमारी नेशनल इनकम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी नेशनल इनकम कम हो जाएगी। जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं तो जनरल प्राइस लेवल भी इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन मार्केट में हो नहीं रहा, डिमांड मार्केट में हो नहीं रही, डिफ्लेशन की कंडीशन आएगी और चीज़ों के प्राइसेस गिर जाएंगे। अच्छी क्या बात नहीं होती है, कंज्यूमर के नज़रिए से अच्छी बात है, प्रोड्यूसर के नज़रिए से बुरी बात है। जब प्राइस लेवल गिरते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, मार्केट इकोनॉमी में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो होता है, पैसा होता ही नहीं, सॉरी, लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है, इसीलिए मार्केट में डिमांड को बढ़ाने के लिए चीज़ों के रेट गिराने पड़ते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज़ नहीं है। फिर कह रहा है चाइना की जो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इसको ट्रैक किया जा सकता है 1978 के रिफॉर्म से, आप इससे एग्री हैं? तो बिल्कुल एग्री है। 1978 में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे चाइना ने, उसकी वजह से चाइना में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। हम कहेंगे इससे पहले 1959 में जो इन्होंने अपने यहाँ पर जीएलएफ पॉलिसी इस्तेमाल करी थी, जीएलएफ पॉलिसी की वजह से भी माइक्रो लेवल पर इंडस्ट्रीज तो बढ़ी थी, लेकिन 1978 के इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से इन्होंने ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, अगर हम बात करें, इस पर काफ़ी फोकस किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, जिसकी वजह से बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट क्या पे बढ़ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हुई, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। चाइना की जो इकोनॉमी थी दुनिया की सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी में से एक हो गई, जिसकी वजह से चाइना अपने प्रोडक्ट को अब अपने देश में बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इसने अपने, अगर हम देखें तो बहुत बड़े जोग्राफिकल रीजन पर या दुनिया के अलग अलग देशों के साथ में अपने ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बना लिए। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं 1978 की रिफॉर्म ने इनके देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया। बच्चों, ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत ही जल्दी अगली वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही के दिन अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग एक दिन में 2 या 3 सैम्पल पेपर कर सको। बच्चों, सैम्पल पेपर कर लीजिएगा, पूरा पेपर बहुत ईजी आने वाला है, तो ज़्यादा डरिएगा मत। चलिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।